नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 5 कर रहे हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह पाठ लिखा है चपला देवी जी ने। सबसे पहले हम इस पाठ का लेखक परिचय करेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। तो बच्चों, ये जो चपला देवी है ये द्विवेदी युग की कृतिकार है, जिन्होंने उस समय यह कहानी लिखी। यह कहानी जो है यह नाना साहब की पुत्री मैना के विषय में है। अब यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए लेखन कर रहे थे, लिख रहे थे, कहानियाँ लिख रहे थे, स्वतंत्रता के विषय में लिख रहे थे। इनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। इन्हीं महिलाओं में एक थी चपला देवी, जिनका नाम इतिहास में दर्ज तो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी कृतियां आज भी प्रख्यात है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। यहाँ आपने नाना साहब के बारे में पढ़ा होगा। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मैना। ये एक नन्ही सी बालिका थी जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला, जिसका अंग्रेजों ने जलाकर अंत कर दिया था। यह सब आप अभी कहानी में पढ़ेंगे। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। बालिका मैना के बलिदान के बारे में चपला देवी ने इस गद्य रचना में बताया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अब बच्चों, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताया गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू मंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अब ये मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। इन्हीं में एक बालिका थी मैना, जिसके बारे में यह कहानी रिपोर्टाज लिखा गया है। अब उन्हीं के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए हिंदू मंच के बलिदान अंक से यह लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब जो ये रचना पढ़ने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। जैसी चपला देवी जी ने लिखी थी वैसे ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई है। अब बच्चों, हम करेंगे इस पाठ का सार। तो अब शुरू करते हैं। सन 1857 के विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहब जब क्रांतिकारी लड़ाई में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। जब 1857 के विद्रोह में दुदुपंत नाना साहब को भागना पड़ा, तब जल्दबाजी में वह अपनी बेटी को नहीं ले जा पाए। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। उसी समय अंग्रेजों का एक दल आया और उसने नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति बोला, तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए। जो अंग्रेजी सेनापति था वह चाहता था कि तोपों के गोलों से महल को गिरा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए।
तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई और महल ना तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। जब वह उस महल को तोड़ने ही वाले थे तब एक सुंदर बालिका जिसका नाम था मैना देवी, जो थी नाना साहब की पुत्री, वह बरामदे में सामने आकर खड़ी हो गई और वह सेनापति से निवेदन करती है कि कृपया इस महल को ना तोड़ा जाए। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। जब सेनापति ने उस छोटी लड़की का दुखी चेहरा देखा तो उसे उन पर दया आ जाती है। उसने बालिका मैना से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है। तो बालिका ने सेनापति से प्रतिप्रश्न किया। प्रतिप्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न के बदले में प्रश्न करना, कि वह उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट ना करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। अब बालिका सेनापति को समझाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये महल बच जाए। वह कहती है कि ये तो जड़ पदार्थ है, इसने तो किसी का बुरा नहीं किया, इसने तो शस्त्र नहीं उठाया, तो आप इसे क्यों तोड़ना चाहते हैं। यह महल मुझे बहुत प्यारा है, तो कृपया इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने उस सेनापति को बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। अब बालिका सेनापति को याद दिलाती है कि वह सेनापति की पुत्री की ही दोस्त है। जब सेनापति की पुत्री जिंदा थी तब वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और सेनापति भी उन्हें जानता था, पर अब वह नहीं है जिंदा तो धीरे धीरे उसे भूल गया है। सेनापति ने जब ये बात सुनी तो सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोला, मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउटरम वहां आया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है। अब क्या होता है, तभी अंग्रेजों का जो प्रधान सेनापति था आउटरम, वह वहां आ जाता है और सेनापति हे से बोलता है कि अभी तक यह महल उड़ाया क्यों नहीं गया, नष्ट क्यों नहीं किया गया। तब वह हे जो था, सेनापति हे था, वह उससे कहता है अंग्रेज सेनापति से कि क्या हम किसी तरह इस महल को बचा नहीं सकते। प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह ना मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह को मिटा दिया जाए। अब जो लंदन का मंत्रिमंडल था उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि नाना का स्मृति चिन्ह जो ये महल है इसको मिटा देना है, इसलिए वहाँ उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता था। अब उस महल को किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता था। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया, अर्थात महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। सर टॉमस हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वह बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। इस तरह की खबर टाइम्स में छापी गई। नाना की लड़की को सेनापति हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडरों में बैठी रो रही थी। पास में ठहरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउटरम से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी, किंतु क्रूर आउटरम को उस पर दया ना आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया गया। मैना जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार नाना साहब की बेटी को मार दिया गया। तो बच्चों, ये थी कहानी। आप सबको उम्मीद है समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।